बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर अली अब्बासी। बेसिक इलेक्ट्रिकल की वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। आज मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की 5वीं बुनियादी चीज़ वाटेज यानी इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बताऊंगा। आज मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिकल पावर के हवाले से आपके जहन में जो भी ज़रा सा भी उलझाव है मैं उनको ख़त्म कर सकूं। इलेक्ट्रिकल पावर के टॉपिक में ज़्यादातर फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। मेरे समझाने के तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिकल पावर के तमाम फार्मूले आसानी से याद हो जाएंगे, बल्कि आपको इनका इस्तेमाल का तरीका भी याद हो जाएगा इंशाल्लाह। वाटेज। When 1 joule expanded in 1 second is called wattage. Joule is a unit of heat energy. Wattage is the rate of energy consumption in an electrical circuit. मैं इसको मज़ीद आसान अल्फाज में समझाता हूँ। जब इलेक्ट्रिकल की तार या आलात में से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, उस तार या आलात में रेजिस्टेंस तो होती ही है। रेजिस्टेंस की वजह से हीट पैदा होती है और हीट की सूरत में जो एनर्जी ज़ाया हो जाती है उसको वाटेज कहते हैं। यानी जिस सर्किट में हीट ज़्यादा पैदा होती है उनकी पावर ज़्यादा होती है। मसलन इस्त्री, हीटर वगैरह। पुराने इनकैंडेसेंट बल्ब में हीट ज़्यादा थी, इसलिए उनके वाट ज़्यादा थे। फिर फ्लोरेसेंट बल्ब आए, उनकी हीट कम होने की वजह से वाट भी कम थे। आजकल एलईडी बल्ब की हीट मज़ीद कम होने की वजह से वाट और कम हो गए हैं। पावर यानी वाट का ताल्लुक सिर्फ सर्किट में कम रेजिस्टेंस की वजह से कम हीट से है। इसका ताल्लुक रोशनी से बिल्कुल नहीं है। रोशनी को MSCP मेन स्फेरिकल कैंडल पावर से नापते हैं। वाटेज का यूनिट वाट है। वाटेज को वाट मीटर से चेक करते हैं। वाटेज को चेक करने के लिए वाट मीटर की 2 तारों में से एक तार को फेज़ की तार के साथ लगाते हैं और दूसरी तार को न्यूट्रल की तार के साथ लगाते हैं। इस तरह लोड के वाट मालूम करते हैं। वाट मीटर ख़ास काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर इलेक्ट्रीशियंस के पास वाट मीटर नहीं देखा होगा, क्योंकि जब वाट मामूली ज़रब तकसीम से मालूम हो सकते हैं तो महंगा वाट मीटर लेने की ज़रूरत नहीं है। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के लिए भी 3 मीटर खरीदने के बजाय एक मल्टीमीटर खरीद लिया जाता है। इस एक मल्टीमीटर में तीनों मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर और ओम मीटर लगे होते हैं। इस एक मल्टीमीटर से तीनों चीज़ों को आसानी से चेक किया जा सकता है। मल्टीमीटर का इस्तेमाल हर इलेक्ट्रीशियन को लाजमी आना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रिकल के आलात के वाट मालूम करने के लिए आपको 2 चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है। नंबर 1 वोल्टेज। अगर बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वोल्टेज का आपको पता ही है, 220 वोल्ट। और नंबर 2 करंट, यानी उसके एम्पेयर जो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। वाट मालूम करने का फार्मूला ये है, W बराबर है VA। W वाट है, V वोल्ट ज़रब A एम्पेयर। अगर वोल्टेज 220 हो और करंट 4.54 एम्पेयर हो तो वाट क्या होंगे? W बराबर है 220 ज़रब 4.54। W बराबर है 998 वाट। 998 वाट यानी 1000 वाट। ये घर में इस्तेमाल होने वाली इस्त्री की पावर है। W बराबर है VA। इस फार्मूले का नाम अपेरेंट पावर है। इसको अच्छी तरह याद कर लें। W बराबर है VA या VA बराबर है W, एक ही बात है। VA में V का मतलब है वोल्ट और A का मतलब है एम्पेयर। दोनों अलग-अलग वोल्टेज और करंट है। इंग्लिश ज़बान में एक लफ्ज़ है इंटर, जिसके मायने माबैन है, और एक लफ्ज़ है नेशनल, जिसके मायने कौमी है। ये दोनों अलग-अलग लफ्ज़ हैं। अगर इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाए तो एक नया लफ्ज़ इंटरनेशनल बन जाता है, जिसके मायने हैं बैनुल अक़वामी। इसी तरह VA को मिलाकर वोल्ट ज़रब एम्पेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ेंगे। VA क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर। वाट का W क्या है? ये भी इलेक्ट्रिकल पावर है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 2 बड़े स्केल बनाए गए हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। एक इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई जाती है, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी जो खर्च की जाती है। VA वो इलेक्ट्रिसिटी है जो प्रोड्यूस यानी बनाई जाती है, मसलन जनरेटर, UPS और ट्रांसफार्मर वगैरह से। और वाट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कंज्यूम यानी खर्च की जाती है, मसलन पंखा, टीवी, कंप्यूटर वगैरह। किलो को K से ज़ाहिर करते हैं। ये डायमेंशनल प्रीफिक्स कहलाते हैं, जिसे मैं पिछली वीडियो नंबर 3 में बता चुका हूँ। अगर 2000 VA पावर हो तो इसको 2 किलो VA 2 kVA कहेंगे। अगर 5000 VA पावर हो तो उसको 5 किलो VA यानी 5 kVA कहेंगे, जो कि आपने अक्सर जनरेटर या ट्रांसफार्मर में लिखा देखा होगा। ये बात याद रखने की है कि अगर कहीं 5 kV लिखा है तो इसके मायने हैं 5000 वोल्ट, यानी ये वोल्टेज है। और अगर कहीं 5 kVA लिखा है तो इसके मायने हैं 5000 VA, ये इलेक्ट्रिकल पावर है। अक्सर इलेक्ट्रिशियंस के इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है, 3000 VA को kVA में तब्दील करें। इसका जवाब बहुत आसान है, 3 kVA। लेकिन ये सवाल क्यों पूछा जाता है? जबकि 3000 VA हो या 3 kVA हो, बात तो एक ही है, सिर्फ लिखने का फ़र्क है।
ये बात मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मैं आपसे पूछता हूँ कि ये फासला कितना है। आपने कहा 1 मीटर। मैंने फिर पूछा फिट में बताओ। आपका जवाब था 3.28 फीट। फासला तो एक ही है, सिर्फ स्केल का फ़र्क है। मैंने फ़िट में इसलिए पूछा, मुझे मार्केट से कारपेट ख़रीदना है और कारपेट फ़िट में मिलता है, मीटर में नहीं। जब हम इलेक्ट्रिकल पावर को जमा करते हैं तो वो VA में होती है और VA को KVA में तब्दील करो। इस तरह के सवाल की 2 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, मार्केट से जो हमें पावर सोर्स यानी जनरेटर या UPS वगैरह मिलता है वो KVA में होता है, यानी अगर टोटल पावर 3000 VA है तो हमें 3 KVA के जनरेटर की ज़रूरत है। और नंबर 2, बिजली सप्लाई कंपनी से जब हम पावर की डिमांड करते हैं तो वो सप्लाई देते वक्त उसी पावर के हिसाब से तार मोटा लगाती है। फ़र्ज़ करेंगे सप्लाई कंपनी 10 KVA की तार लगाती है, इसमें जो हम खर्च कर रहे हैं वो 5 KVA है। अब हमने एक इजाफी मशीन लगानी है जो 3000 VA की है, तो क्या हम ये मशीन लगा सकते हैं? जी हाँ, 3000 VA यानी 3 KVA। हमारे पास 10 KVA की इजाज़त मौजूद है, हम 5 KVA खर्च कर रहे हैं, हमारे पास 5 KVA बचा हुआ है। अब हम 3 KVA की मशीन लगाना चाहते हैं तो फिर भी हमारे पास 2 KVA बच रहा है। यही वजह है कि VA को KVA में तब्दील करने का सवाल पूछा जाता है और ये सब इलेक्ट्रीशियंस को मालूम होना चाहिए। VA को KVA में तब्दील करने का आसान फार्मूला है KVA बराबर है VA/1000 और KVA को VA में तब्दील करने का आसान फार्मूला ये है KVA ज़रब 1000 बराबर है VA। अहमद को अपने घर के लिए एक जनरेटर की ज़रूरत है। उसे कितने KVA का जनरेटर चाहिए? फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप उसके घर में इस्तेमाल होने वाले तमाम आलात की लिस्ट बनाकर उनकी पावर को जमा करेंगे। ये वाट में होगी। फ़र्ज़ करें कि ये 4250 वाट है। सेकंड स्टेप, वाट को VA में तब्दील करें। वाट को VA में तब्दील करने का फार्मूला ये है VA बराबर है W/0.85। 4250 वाट को 0.85 से तकसीम किया तो 5000 VA आया। 0.85 पावर फैक्टर की वैल्यू है। पावर फैक्टर को मैं आपको इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा। 4250 वाट का VA 5000 VA बनता है। थर्ड स्टेप, VA को KVA में तब्दील करें। VA को KVA में तब्दील करने का फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। KVA बराबर है VA/1000। VA की जगह पे हमने वैल्यू लिखी 5000, उसको 1000 से तकसीम किया तो 5 KVA जवाब आया। अहमद को अपने घर के लिए 5 KVA के जनरेटर की ज़रूरत है। अगर यह मालूम करना हो कि 5 KVA का जनरेटर कितने लोड को चला सकता है तो इसी अमल को उल्टा कर दें। मैंने आपको पहले अपेरेंट पावर का फार्मूला W बराबर है VA बताया था। ये फार्मूला सिर्फ रेजिस्टिव लोड यानी सादा मशीनों जैसे इस्त्री, हीटर वगैरह में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रीशियंस के लिए इसी फार्मूले को थोड़ा सा तब्दील करके हर जगह इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। मैं आपको अपनी वीडियो नंबर 2 में बता चुका हूँ कि वाटेज को W से या P से ज़ाहिर करते हैं। P यानी पावर। यहाँ इस फार्मूले में हम W की जगह पर P लिखेंगे और A एम्पेयर की जगह पर I करंट लिखेंगे। P बराबर है VI। ये फार्मूला बिल्कुल वैसा ही है। W बराबर है VA जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें सिर्फ cos थीटा को शामिल कर लें तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाता है। P बराबर है VI cos थीटा। cos थीटा ये पावर फैक्टर है। इस फार्मूले का नाम ट्रू पावर या रियल पावर है। इस फार्मूले के नाम और फार्मूला लाजमी याद कर लें, ये आपको बहुत काम आएंगे। इस फार्मूले से आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये पहले वाले फार्मूले की तरह बहुत आसान है। P बराबर है VI cos थीटा। इसमें P इलेक्ट्रिकल पावर है जो मालूम करनी है, V वोल्टेज है जो आपको पता है 220 वोल्ट, cos थीटा ये पावर फैक्टर है जिसकी वैल्यू 0.8 है। आपको सिर्फ हर मरतबा इस फार्मूले में 0.8 की वैल्यू डालनी है। किसी भी जगह पर यह फार्मूला इस्तेमाल हो आप अपनी तरफ से 0.8 की वैल्यू डाल दें। सिर्फ आपको करंट I मल्टीमीटर से चेक करके डालना होगा। फ़र्ज़ करें कि किसी इलेक्ट्रिकल की आलात की करंट 4 एम्पेयर है तो उसकी पावर कितनी होगी? P बराबर है VI cos थीटा। P बराबर है 220 ज़रब 4 ज़रब 0.8। P बराबर है 748 वाट। इलेक्ट्रिकल के इस आलात की पावर 748 वाट है। ये फार्मूला इलेक्ट्रिकल की वायरिंग और लाइटिंग सिस्टम वगैरह जैसी हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है सिवाय AC मोटर के। ये फार्मूला AC मोटर में इस्तेमाल नहीं होगा। AC मोटर के लिए इसी फार्मूले को थोड़ा सा तब्दील करना होगा। इस फार्मूला P बराबर है VI cos थीटा में अगर हम एफिशिएंसी को शामिल कर दें तो यही फार्मूला AC मोटर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एफिशिएंसी क्या है? किसी भी मशीन की कारकर्दगी को एफिशिएंसी कहते हैं। AC मोटर को दरअसल कई पुर्जों से जोड़कर बनाया जाता है, लिहाजा इसकी कारकर्दगी का जायजा लेना इंतहाई ज़रूरी है। एफिशिएंसी को मुख्तसर EFF लिखते हैं। इसका सिंबल
या अलामत ईटा होती है, इसको फीसद से जाहिर करते हैं। मसलन इस मशीन की एफिशिएंसी कितनी है, 60%, 70% या 80%। अगर फीसद को हिसाब के लिए आसान बनाया जाए तो 60% का मतलब है 60/100, 70% का मतलब है 70/100 या 80% का मतलब है 80/100। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी में उसकी खामियों यानी लॉसेस को ध्यान में रखा जाता है। एसी मोटर में भी एफिशिएंसी को मोटर की खामियों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। एसी मोटर में 3 किस्म की खामियां या लॉसेस होते हैं। नंबर 1, कॉपर लॉसेस। मोटर की वाइंडिंग कॉपर वायर की होती है और कॉपर वायर में रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस की वजह से मोटर गर्म होती है, जिससे मोटर की पावर ज़ाया हो जाती है। नंबर 2, आयरन लॉसेस। मोटर का ऊपर का फ्रेम लोहे का होता है। लोहा कंडक्टर मटेरियल है जिसमें से बिजली गुजर जाती है। मकनातीसी मैदान की वजह से कुछ करंट लोहे के ज़रिए ज़मीन में चली जाती है और ज़ाया हो जाती है। नंबर 3, फ्रिक्शन यानी रगड़। मोटर की शाफ्ट बेरिंग पर टिकी होती है और बेरिंग में कुछ ना कुछ रगड़ ज़रूर होती है जो कि शाफ्ट को घूमने में रुकावट डालती है। ये तीनों वो खामियां हैं जो मोटर की कारकर्दगी को मुतासिर करती हैं। एफिशिएंसी को मोटर की हालत देखकर हम अपनी मर्ज़ी से डालते हैं। अगर 60% या 60/100 की जगह पर EFF/100 लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं। अब हमें इस E/100 को अपने ट्रू पावर के फार्मूले P = VI cos θ में शामिल करना है। P = VI cos θ एफिशिएंसी/100। एफिशिएंसी में अगर मोटर नई है तो 90% यानी 90 डाल सकते हैं, और अगर मोटर अच्छी हालत में है और अच्छी चल रही है तो 80% या 80 डाल सकते हैं, और अगर मोटर बहुत बुरी हालत में है लेकिन चल रही है तो 70% या 70 डाल सकते हैं। एक मोटर जिसके वोल्टेज 220 वोल्ट, करंट 4 एम्पियर, कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर 0.8, एफिशिएंसी 80%, तो उसकी पावर क्या होगी? P = VI cos θ EFF/100। P बराबर है 220 ज़रब 4 ज़रब 0.8 ज़रब 80/100। 56,320 को 100 से तकसीम करें तो जवाब 563 वाट आएगा। P = VI cos θ एफिशिएंसी/100। ये सिंगल फेज़ AC मोटर का फार्मूला है। इसी फार्मूले को 3 फेज़ मोटर के लिए इस्तेमाल करना हो तो इसमें सिर्फ √3 को शामिल कर लें। √3 की वैल्यू 1.73 है। √3 क्या है ये मैं आपको आने वाली 3 फेज़ की वीडियो में तफसील से बताऊंगा। जहां भी 3 फेज़ का फार्मूला इस्तेमाल होगा आप हर जगह √3 की वैल्यू को यानी 1.73 को डाल सकते हैं। P बराबर है VI cos θ एफिशिएंसी √3/100। ये 3 फेज़ AC मोटर का फार्मूला है। 3 फेज़ AC मोटर में वोल्टेज 440 वोल्ट ज़रब 4 एम्पियर ज़रब 0.8 पावर फैक्टर ज़रब 80 एफिशिएंसी और ज़रब 1.73 ये √3 की वैल्यू है, और बटा 100 1948 वाट यानी 2000 वाट यानी 2 किलोवाट। इस मोटर की पावर 2 किलोवाट है। इलेक्ट्रीशियंस के इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है कि इस मोटर की KVA मालूम करो। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या ये सवाल दुरुस्त है? मोटर एक ऐसा लोड है जो पावर को खर्च करता है, इसलिए मोटर की पावर वाट में होगी, जबकि KVA या VA एक ऐसी पावर है जो बनाई जाती है। AC मोटर पावर को बनाती नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल दुरुस्त है। इस मोटर की KVA मालूम करो। इसका मतलब है कि इस मोटर को चलाने के लिए कितने पावर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कितने KVA की ज़रूरत पड़ेगी। दरअसल AC मोटर में 3 किस्म की इलेक्ट्रिकल पावर का अमल दखल होता है। नंबर 1 VA या KVA। ये वो इलेक्ट्रिकल पावर है जो इस मोटर को चलाने के लिए दरकार है, किसी जनरेटर से या सप्लाई कंपनी की सप्लाई केबल से। इस बात का जिक्र इस ही वीडियो में मैं आपसे कर चुका हूँ। जहाँ 10 KVA हमारे पास था, 5 KVA हम खर्च कर रहे थे, 5 KVA हमारे पास बचा हुआ था। जब हमने 3 KVA की मोटर लगाई तो हमारे पास 2 KVA बच गया। और नंबर 2, इस मोटर में जो दूसरी पावर इस्तेमाल होती है वो वाट है। ये वो इलेक्ट्रिकल पावर है जो मोटर खर्च कर रही है। और नंबर 3, AC मोटर की अगर हम उर्दू में तारीफ़ करें या इसकी मशीन का मकसद बयान करें तो इसको कुछ यूँ बयान करेंगे। AC मोटर इलेक्ट्रिकल पावर लेती है और उसको तब्दील करके शाफ्ट के ज़रिए मैकेनिकल पावर देती है। ये इस मशीन का काम है। इस मशीन को बनाने का मकसद मैकेनिकल पावर हासिल करना था जो हमें शाफ्ट के ज़रिए मिलती है, जिससे हम कारखानों की मशीनें चलाते हैं। इसलिए हमें इस बात का पता होना चाहिए कि AC मोटर की शाफ्ट में कितनी ताकत है, ताकि हम मुख्तलिफ मशीनों में फ़िट करने के लिए AC मोटर का इंतखाब कर सकें। एक साइंसदान जेम्स वाट ने मैकेनिकल पावर को घोड़े की ताकत से मवाजना किया और हिसाब के लिए यह मालूम किया कि अगर एक ऐसी मोटर
746 वाट पावर खर्च करती है तो उस एसी मोटर की शाफ्ट पर एक घोड़े की ताकत के बराबर ताकत पैदा होगी। यानी 746 वाट बराबर है 1 हॉर्स पावर या 1 HP। इस बात को एक हद मान लिया गया या रेफरेंस बना लिया और इस बात को फार्मूले में शामिल कर लिया गया। HP या हॉर्स पावर तीसरी ये वो इलेक्ट्रिकल पावर है जो मोटर की शाफ्ट में होती है। इस तरह एसी मोटर में 3 किस्म की इलेक्ट्रिकल पावर इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 kVA, नंबर 2 वाट और नंबर 3 HP यानी हॉर्स पावर। अगर एक 3 फेज एसी मोटर 3.063 करंट ले रही है तो उसकी पावर क्या होगी? P बराबर है VI cos थीटा ज़रब एफिशिएंसी ज़रब √3 बटा 100। 440 3.063 ज़रब 0.8 ज़रब 80 ज़रब 1.73 बटा 100। इस मोटर की पावर 1492 वाट होगी। इस मोटर की KVA क्या होगी? पहले हम वाट से VA मालूम करेंगे। वाट से VA मालूम करने का फार्मूला है W बटा 0.85। 1492 को 0.85 से तकसीम करेंगे तो 1750 VA आएगा। फिर VA को KVA में तब्दील करना होगा। VA को KVA में तब्दील करने का फार्मूला है KVA बराबर है VA बटा 1000। 1755 को 1000 से तकसीम करेंगे तो 1.7 kVA आएगा, यानी 2 kVA। इस मोटर को चलाने के लिए 2 kVA पावर की ज़रूरत होगी। इस मोटर की HP मालूम करें। हम जानते हैं कि 1 HP 746 वाट के बराबर है, लिहाजा 1492 वाट को 746 से तकसीम करेंगे तो जवाब 2 HP आएगा। इस मोटर की मैकेनिकल पावर 2 HP है। एनर्जी मीटर। घर में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी घर के दरवाजे पर जो मीटर लगाती है उसको एनर्जी मीटर कहते हैं और इस एनर्जी मीटर के ज़रिए ही उस घर का बिजली का बिल आता है। घरों की इलेक्ट्रिकल पावर को चेक करने के लिए वाट मीटर ही इस्तेमाल करते हैं, मगर पूरे घर की पावर हज़ारों में होती है, इसलिए वाट मीटर के बजाय किलोवाट मीटर इस्तेमाल किया जाता है। किलोवाट मीटर भी वाट मीटर ही होता है, लेकिन उसकी रेंज ज़्यादा होती है, हज़ारों में, मगर किलोवाट मीटर उस वक्त तक वाट दिखाएगा जब बिजली खर्च हो रही होगी। अगर बिजली खर्च ना हो रही हो तो ये ज़ीरो रीडिंग शो करेगा। एक आला होता है जिसे टाइमर कहते हैं। ये आला सिर्फ वक्त का तयन करता है, 1 घंटा गुजर गया या 2 घंटे गुजर गए। किलोवाट मीटर को खोलकर इसमें टाइमर को जोड़ दिया गया। ये मीटर किलोवाट आवर मीटर बन गया। लेकिन फिर एक और मसला था कि ये मीटर किलोवाट मीटर भी है जिसका यूनिट वाट है और ये टाइमर भी है जिसका यूनिट आवर है, तो ये शो क्या करेगा? इस मकसद के लिए इसमें एक और आला काउंटर जोड़ दिया गया जो आप जानते ही हैं कि सिर्फ गिनती करता है, 1 2 3 4। ये एनर्जी मीटर में सिर्फ गिनती शो करता है। इस गिनती को एनर्जी मीटर का यूनिट बना दिया गया जिसके ज़रिए घरों में बिजली का बिल आता है। जब किसी घर में बिजली खर्च होती है तो एनर्जी मीटर चलने लगता है और अगर बिजली ज़्यादा खर्च होगी तो ये मीटर ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। जब बिजली खर्च होना बंद हो जाएगी तो ये मीटर बंद हो जाएगा। 1 नंबर की कीमत रख दी गई है। फ़र्ज़ करें कि 1 नंबर की कीमत 10 रुपये है, तो अगर एनर्जी मीटर की रीडिंग 200 है तो आपका बिल 200 ज़रब 10 2000 रुपये आएगा। बिल महीने के हिसाब से बनता है। अगर उससे अगले महीने रीडिंग 200 से आगे बढ़कर 350 हो जाए तो पिछले महीने की रीडिंग 200 को माइनस करके 150 का बिल बनेगा। डोमेस्टिक एनर्जी मीटर और कमर्शियल एनर्जी मीटर में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों मीटर एक ही हैं। सिर्फ बिजली सप्लाई कंपनी अपने कागजात में घरेलू इस्तेमाल के मीटर यानी डोमेस्टिक मीटर में 1 नंबर की कीमत 10 रुपये लगाती है, कमर्शियल मीटर में 1 नंबर की कीमत 18 रुपये लगाती है। आप अपने मुल्क और शहर की बिजली सप्लाई कंपनी से 1 यूनिट की कीमत का मौजूदा टैरिफ मालूम कर सकते हैं। एक फार्मूला है, यूनिट बराबर है किलोवाट ज़रब आवर बटा 1000। यूनिट मालूम करने का ये फार्मूला आम जिंदगी में अमली तौर पर नाकाबिले अमल है, क्योंकि आप ना ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका लोड कितना घंटे चला और ना ही आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोड कितनी पावर खर्च कर रहा है। अगर आपने अपने एनर्जी मीटर को चेक करना है तो आप अपने घर के तमाम आलात को ऑफ करके मीटर चेक कर सकते हैं। इस सूरत में आपके एनर्जी मीटर को ज़ीरो रीडिंग शो करना चाहिए। पावर फैक्टर, द रेशो बिटवीन ट्रू पावर एंड अपैरेंट पावर इज़ कॉल्ड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मौजू आजकल बहुत ज़्यादा अहम है। कुछ इलेक्ट्रीशियंस तो पावर फैक्टर का ही काम करके अच्छा खासा कमा लेते हैं। पावर फैक्टर का मौजू एक मुश्किल मौजू है, इसीलिए ये हमेशा से इलेक्ट्रीशियंस के लिए बड़ा चैलेंज बना रहा है। इस मौजू को समझाने के लिए
बहुत ज़्यादा मैथ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये मौजू और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से इसको समझाऊंगा। इसको समझ लेने के बाद आपकी हैसियत अच्छे इलेक्ट्रिशियंस के बराबर हो जाएगी। आप सिर्फ ध्यान से मेरी बातों को सुनें। अगर कोई बात समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा सुनें। इस पावर फैक्टर के मौजू का 3 तरीके से तज्जिया करेंगे। नंबर 1, पावर फैक्टर की हमारी ज़िंदगी में असरात क्या हैं। नंबर 2, इस पावर फैक्टर की इलेक्ट्रिकल वजूहात क्या हैं। और नंबर 3, पावर फैक्टर को सही करने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले देखते हैं पावर फैक्टर के हमारी ज़िंदगी में असरात क्या हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल पावर वाटेज चेक करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, हम वाट मीटर से चेक कर सकते हैं, और नंबर 2, हम ट्रू पावर के फार्मूले P बराबर है VI cos थीटा से भी मालूम कर सकते हैं। मगर मसला ये है कि जब हम किसी लोड को वाट मीटर से चेक करते हैं और जब हम लोड का करंट मालूम करके ट्रू पावर के फार्मूले से पावर निकालते हैं तो दोनों की पावर में थोड़ा सा फ़र्क आता है, जिसकी वजह यह है कि हमारे तमाम वाट मीटर अपैरेंट पावर W बराबर है VA चेक करते हैं। वैसे तो अगर थोड़ा सा फ़र्क है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन परेशानी की बात इसलिए है कि हमारा एनर्जी मीटर जो हमारे घर के दरवाजे पर लगा हुआ है वो भी वाट मीटर है। अगर हमारे घर का एनर्जी मीटर हमारे इस्तेमाल शुदा बिजली से ज़्यादा रीडिंग दे रहा है तो ये बड़े परेशानी की बात है। यानी हम जो घर में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा एनर्जी मीटर उससे ज़्यादा रीडिंग दे रहा है और हम इस्तेमाल से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। ये मामला उस वक्त ज़्यादा संगीन सूरत इख्तियार कर जाता है जब ये एनर्जी मीटर कारखानों में लगा हो, जहाँ हज़ारों का बिल लाखों तक पहुँच जाता है। ये कोई खामी या गलती नहीं है, ये एक साइंटिफिक फिनोमेना है। ये मसला उस वक्त से है जब से बिजली ईजाद हुई है, लेकिन जूँ ज़माना तरक्की करता चला गया और हमारी ज़िंदगी में इलेक्ट्रॉनिक्स आलात और मोटर का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया तो ये पावर फैक्टर का मसला ज़्यादा तेज़ी से उभर के सामने आया। अब देखते हैं इस पावर फैक्टर की इलेक्ट्रिकल वजूहात क्या हैं। हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले घरेलू आलात में कुछ ऐसे आलात होते हैं जिनको रेजिस्टिव लोड कहते हैं। रेजिस्टिव लोड का मतलब है कि उनमें कोई सर्किट नहीं होता, सिर्फ रेजिस्टेंस होती है, मसलन हीटर, इस्त्री या फिलामेंट वाले बल्ब वगैरह। जब रेजिस्टिव लोड को सप्लाई दी जाती है तो वोल्टेज और करंट किस तरह अमल करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा और करंट पर भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, लेकिन आखिर में दोनों एक साथ पहुँचते हैं। इस मामले में पावर फैक्टर का कोई मसला नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रेजिस्टिव लोड पर आप अपैरेंट पावर W बराबर है VA का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घरों में रोज़मर्रा ज़िंदगी के दौरान AC मोटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, मसलन फ्रिज, एयर कंडीशन, जूसर, ब्लेंडर्स, पंखे, वॉशिंग मशीन वगैरह। घरेलू इलेक्ट्रिकल के आलात में जो मोटर इस्तेमाल होती हैं वो 2 किस्म की होती हैं। नंबर 1, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और नंबर 2, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। नंबर 1, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर सिर्फ स्टार्ट के लिए इस्तेमाल होता है, इसका पावर फैक्टर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और नंबर 2, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर में कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट करने का काम भी करता है और मोटर चलने के दौरान हाई रनिंग पावर फैक्टर भी देता है। AC मोटर में वाइंडिंग होती है। तारों की वाइंडिंग या कॉइल को इंडक्टर कहते हैं। कॉइल या इंडक्टर बनाने की वजह मकनातीसी मैदान या मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करना है ताकि मोटर चले। इंडक्टर से इस मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के अमल को इंडक्टेंस कहते हैं। ऐसे लोड को इंडक्टिव लोड कहते हैं। अगर हम इंडक्टिव लोड में से सप्लाई गुजारें तो वोल्टेज और करंट किस तरह अमल करते हैं। जब वोल्टेज इंडक्टर में से गुजरते हैं तो वो आसानी से गुजर जाते हैं। इंडक्टर कॉइल में मकनातीसी मैदान पैदा होता है। इस मकनातीसी मैदान की वजह से करंट को गुजरने में रुकावट आती है। मकनातीसी मैदान की वजह से करंट में रेजिस्टेंस पैदा होती है। याद रहे, मैग्नेटिक फ्लक्स या मकनातीसी मैदान करंट के गुजरने में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, यानी रुकावट डालते हैं, और आखिरी मकाम तक पहुंचते पहुंचते करंट वोल्टेज से पीछे रह जाती है। इसे पावर फैक्टर कहते हैं। यही वजह है कि जिसकी वजह से वाट मीटर ज़्यादा पावर शो करता है। अब इसका हल क्या है, यानी इस पावर फैक्टर को सही करने का तरीकाकार क्या है। अब हम एक कैपेसिटर में से सप्लाई गुजार कर देखते हैं कि इसमें वोल्टेज और करंट का क्या अमल होता है। कैपेसिटर का काम वोल्टेज को चार्ज करना यानी जमा करना है। जब कैपेसिटर में से वोल्टेज गुजरते हैं तो कैपेसिटर वोल्टेज को चार्ज करना शुरू कर देता है। कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाता है तो वोल्टेज को आगे जाने देता है, जिसकी वजह से वोल्टेज पीछे रह जाते हैं और करंट आगे निकल जाती है। आप अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा
کہ कैपेसिटर का ये अमल इंडक्टिव लोड को सप्लाई देने के अमल से बिल्कुल उलट है। बस अगर एक इंडक्टिव लोड के साथ एक कैपेसिटर लगा दें तो इस पावर फैक्टर का मसला हल हो सकता है। इतने बड़े मसले का इतना आसान हल, सिर्फ एक कैपेसिटर फेज न्यूट्रल के दरमियान लगा दें। इससे आपके घर का बिल भी कम आएगा और ये कानूनी तौर पर जायज़ भी होगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। कैपेसिटर की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको पूरे घर में इस्तेमाल होने वाली पावर का हिसाब लगाना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर इस्तेमाल करें। लेकिन आपके घर की पावर तो एक नहीं है। आप कमरे से निकलते वक्त पंखा बंद करते हैं या लाइट ऑन कर देते हैं तो आपके घर की पावर कम ज़्यादा होती रहती है। ये कैपेसिटर की फ़िक्स वैल्यू उन लोड के साथ इस्तेमाल हो सकती है जिनकी पावर मुस्तकिल एक ही रहे। अगर आप इस कैलकुलेशन को समझना चाहते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं। मैं प्रैक्टिकल पावर फैक्टर करेक्शन पर पूरी एक वीडियो बनाकर आपको समझा सकता हूँ। मार्केट में बहुत सारे PFI पैनल यानी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पैनल दस्तयाब हैं। आजकल हर छोटे बड़े कारखानों में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इनसे कारखाने का बिल लाखों से हज़ारों तक कम हो जाता है। इस पैनल के दो बड़े हिस्से होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल कहलाता है। ये कारखानों की मशीन्स की पावर का इलेक्ट्रॉनिक हिसाब लगाता है। और नंबर 2 कैपेसिटर बैंक कहलाता है। इसमें बहुत सारे कैपेसिटर जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल कारखाने की कम ज़्यादा होती पावर का हिसाब लगाकर कैपेसिटर बैंक में कैपेसिटर की वैल्यू को तब्दील करता रहता है, यानी कैपेसिटर की वैल्यू को पावर के हिसाब से सेट करता रहता है। पावर फैक्टर के मीटर भी मार्केट में दस्तयाब हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस की एक ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो पावर फैक्टर को चेक करता रहे। सही पावर फैक्टर यूनिटी 1 होता है, जो कि नामुमकिन है। ये 1 से कम ही होता है। 1 से कम की गिनती तो आप जानते ही होंगे, यानी 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 या 0.5। पावर फैक्टर 0.9 बहुत ही अच्छा होता है। 0.8 दरमियाना होता है। यही 0.8 पावर फैक्टर है जो हम अपनी तरफ से ट्रू पावर के फार्मूले में डाल देते हैं। 0.7 या 0.6 गिरा हुआ कहलाता है, जो कि नाकाबिले कबूल होता है। घरों के लिए भी PFI पैनल मार्केट में दस्तयाब है, जिससे घर का एनर्जी मीटर स्लो हो जाता है। इस तरह मीटर स्लो करना कानूनी तौर पर जायज़ है, लेकिन अभी ये घरों में नाकाबिले अमल है। अगर हम PFI पैनल घरों में इस्तेमाल करें और हर माह बिजली के बिल में 500 रुपये की कमी हो तो 1.5 साल तक तो पहले हम पैनल की कीमत निकालें, फिर 1.5 साल बाद हमको फ़ायदा होगा। उस वक्त तक PFI पैनल की मेंटेनेंस आ सकती है। इसे मनी पे बैक कहते हैं। इसलिए PFI पैनल का अभी घरों में इस्तेमाल आम नहीं हुआ है। PFI पैनल का सबसे अहम मकसद तो यही है कि बिजली के एनर्जी मीटर की रीडिंग को कारखाने में इस्तेमाल होने वाली वाटेज यानी इलेक्ट्रिकल पावर के हिसाब से रखें। मार्केट में PFI पैनल को ख़रीदार के लिए पुरकशिश बनाने के लिए मुख्तलिफ फीचर्स भी डाले जाते हैं, मसलन ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, डिजिटल इंडिकेशंस वगैरह। इलेक्ट्रिकल पावर एक मुश्किल टॉपिक है। मैंने कोशिश की है कि आसान मिसालें देकर और आसान ज़बान इस्तेमाल करके आपको इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊं। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो या कोई बात आपको समझ ना आ रही हो तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह करें। मैं कोशिश करूँगा कि इसको अलहदा वीडियो में आपको समझा सकूँ। इस टॉपिक में मैंने इस बात का भी ख्याल रखा है कि इन बातों पर ज़्यादा फोकस करूँ जो इलेक्ट्रिकल का काम करने के दौरान आपके काम आए। और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियंस के इंटरव्यू में इलेक्ट्रिकल पावर के हवाले से जो सवालात पूछे जाते हैं उनके जवाबात भी आपको मालूम हो। मैथ का कम से कम इस्तेमाल और आसान ज़बान इस्तेमाल करने का मकसद यही है कि आपको इलेक्ट्रिकल की बुनियादी बातों के बारे में समझाया जा सके। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप मैथ को ना समझें और इंग्लिश के अल्फाजों को ना समझें। ये मालूमात जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ एक कदम है। अगले मरले में आपने कोशिश करनी है कि इनकी मैथ को समझें और इंग्लिश के अल्फाजों को समझें, क्योंकि आपकी तरक्की सिर्फ इसमें नहीं है कि इन बातों को सिर्फ आप समझें, बल्कि आपकी तरक्की इसमें है कि आप दूसरों को समझा सकें कि आप में कितनी काबिलियत है। इसी खासियत की बिना पर आपको नौकरी मिलेगी या फिर आप एक कामयाब कारोबारी बन सकेंगे। इस बारे में मैं अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में तफसील से बात कर चुका हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।